हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की। यूनिट 5 का लास्ट चैप्टर और वन शॉट सीरीज का भी लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम सिर्फ क्या डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की और पीवाईक्यूज की। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ डिस्कस होगा बच्चों। लेट्स स्टार्ट। पहले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ जो आपको बड़ी कंफ्यूज करती हैं। देखिए, ये कुछ पाई चार्ट्स आपके दिए हुए हैं, राइट, एनसीईआरटी में। तो उन पाई चार्ट को याद रखने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। सबसे पहले हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। तो इन्वर्टिब्रेट्स को आप कैसे याद करेंगे? देखिए, आजकल के बच्चे इंस्टाग्राम के फैन हैं। तो जो इंस्टाग्राम ग्रुप होता है, जिसको इंस्टा ग्रुप कहते हैं, उस पे बहुत सारे बच्चों को क्रश मिलता है। तो इंस्टा ग्रुप माई क्रश से आप याद रख सकते हैं। इंसेक्टस, इंस्टा से हो गया आपका इंसेक्टा, ग्रुप से हो गया अदर ग्रुप, माई के एम से हो गया मोलस्का, एंड क्रश से हो गया क्रस्टेशियंस। सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंसेक्टा मेजर स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके बाद अदर एनिमल ग्रुप्स हैं, उसके बाद मोलस्का है और क्रस्टेशियंस हैं। तो हो गया ना आसान आपके लिए याद करना। उसके बाद बात करते हैं हम वर्टिब्रेट्स की। वर्टिब्रेट्स में देखिए, सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा क्या है यहाँ पे? एनिमल्स है ना। तो आप कैसे याद करेंगे इसको कि पेड़ से ज्यादा एनिमल, प्लांट से ज्यादा एनिमल, एनिमल से ज्यादा क्या है? एनिमल से ज्यादा मॉस्किटो। क्लियर? मतलब वर्टिब्रेट्स से ज्यादा क्या है? इनवर्टिब्रेट्स। क्लियर बच्चों? ये भी आप याद रख पाओगे। अब वर्टिब्रेट्स में भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आपको वर्टिब्रेट्स के दिखेंगे। तो उनको कैसे याद रखना है? उनके लिए और भी सिंपल ट्रिक है कि वर्टिब्रेट्स, फिर से आपका सोशल मीडिया आपकी हेल्प करेगा यहाँ पे वर्टिब्रेट्स को याद रखने में। एफ बी का राम, एफ बी से हो गया, एफ से हो गया फिशेस, उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। हो गया याद? आप पाई चार्ट में देख लीजिए क्या दिया था। फिशेस, राइट, सबसे पहले फिशेस था, उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड मैमल्स। क्लियर हो गया बच्चों ये भी आपको? अब अगला देखते हैं, प्लांट्स का दिया हुआ है। प्लांट्स को कैसे याद करेंगे आप लोग? तो प्लांट्स के लिए और भी फनी ट्रिक है कि अंगी फंगी, एंगी फंगी ऑलवेज मेक्स फनी लीचीज। एंगी फंगी ऑलवेज मेक्स फनी लीचीज। तो क्या क्या हो गया इससे? देखिए, एंगी से एंजियोस्पर्म हो गया, फनी से फंजाई, ऑलवेज से एल्गी, मेक्स मोसिस, फनी से दोबारा से फर्न, एंड लीचीज से क्या हो गया? लाइकेन। तो एंजियोस्पर्म, फंजाई, एल्गी, मोसेस, फर्न एंड लाइकेन, ये आपके सारे प्लांट्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप याद रख सकते हो। तो ये सिंपल ट्रिक्स आपको बहुत हेल्प करेंगी बच्चों टू रिमेंबर ऑल द पाई चार्ट्स। चलिए अब शुरू करते हैं। अगर मान लो कोई एलियन हमारे अर्थ पे आते हैं, जादू आपने देखा होगा मूवी में, अर्थ पे एलियंस आए तो क्या फील करेंगे, क्या देखेंगे? सबसे पहले वो देखेंगे कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो a large number of plant species and animal species are present। तो ये सारी जो प्लांट और एनिमल की जो वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की, उसको बच्चों क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी। उसको क्या कहते हैं?
डाइवर्सिटी। क्लियर है? बायो का मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब फॉर्म, वेरियस लाइफ फॉर्म्स आर प्रेजेंट। और ये एक वर्ड दिया था रोजेन ने 1985 में सबसे पहले। इतनी ज्यादा वैरायटी लाइफ फॉर्म की मिलती है अर्थ पे कि एनीबॉडी कैन सरप्राइज। लेकिन विल्सन ने इसको पॉपुलराइज किया, बायोडाइवर्सिटी वर्ड को पॉपुलराइज किसने किया? विल्सन ने। व्हाई आर सो मेनी स्पीशीज आर फाउंड? कि भाई नियरली 3 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स, 28,000 फिशेस, right? 20,000 species of orchids, a large variety of plant and animal form और microorganisms are found। क्यों मिलता है इतना, इतनी सारी लाइफ फॉर्म्स क्यों मिलती हैं अर्थ पे? और या ये जो डाइवर्सिटी अभी प्रेजेंट है अर्थ की हिस्ट्री में थ्रू आउट ऐसे ही मिली है। और ये जो लाइफ डाइवर्सिटी है, इज इट इम्पोर्टेंट टू आवर बायोस्फीयर? हमारे सस्टेन रहने के लिए जरूरी है। IUCN, इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उन्होंने 2004 में ये बताया कि जो टोटल नंबर है प्लांट और एनिमल का, जो नॉन नंबर है, इट इज नियरली 5 मिलियन स्पीशीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, टेक्सोनॉमिकली ये नंबर बहुत ज्यादा आई है। क्यों है इतना ज्यादा नंबर? जो पहला क्वेश्चन था, व्हाई देयर इज अ ग्रेट और लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज आर प्रेजेंट। देखो बच्चों, डाइवर्सिटी जो है ना, वो सिर्फ स्पीशीज लेवल पे नहीं मिलती, बट इट इज फाउंड एट सेलुलर लेवल ऑफ ए बायोम। सेल स्ट्रक्चर लेवल पे भी बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। और ये नाम अगर आपको याद हो तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए ये नाम किसका है? फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे। मेयर, रॉबर्ट मेयर है ये। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो प्रेजेंट लाइफ फॉर्म्स हैं वो 15 टू 20 मिलियन के आसपास हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई है। और उन्होंने कहा कि देयर आर 3 डिफरेंट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पीशीज एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो एक एक करके हम इनको जो डाइवर्सिटी का कंसेप्ट था वो विल्सन ने दिया। ठीक है ना? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिमालय के 2 रीजन्स हैं, हिमाद्री रीजन एंड शिवालिक रीजन ऑफ हिमालय। लेकिन दोनों में ही एक प्लांट स्पीशीज मिलती है, रोफेलिया वोमिटेरिया, लेकिन उनकी केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ दीज 2 वेराइटीज आर डिफरेंट। ठीक है, इनमें केमिकल मिलता है रेस्पेराइन। कौन सा केमिकल है? रेस्पेराइन। ठीक है, तो रोल्फेलिया वोमिटेरिया जो डिफरेंट रेंजेस में ग्रो करता है हिमालय की, वो पोटेंसी में और कंसंट्रेशन जो है इस रेस्पेराइन केमिकल की, उसमें वैरायटी शो करता है। तो दिस इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या हो गई? कि डाइवर्सिटी इन नंबर ऑफ जीन्स एंड टाइप ऑफ जीन्स। डाइवर्सिटी इन नंबर एंड टाइप ऑफ जीन्स, टाइप्स ऑफ जीन्स, और इट इंक्लूड्स क्रोमोसोम्स आल्सो। उसके बाद आता है स्पीशीज डाइवर्सिटी। हमारे 2 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, उनमें से एक है। आगे हम इसकी बात करेंगे। तो जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसमें ग्रेट एम्फीबियन स्पीशीज मिलती है, वहां पे एम्फीबियंस की स्पीशीज का नंबर हाई है वेस्टर्न घाट्स में एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। सो स्पीशीज डाइवर्सिटी इज वैरायटी इन नंबर एंड रिचनेस ऑफ स्पीशीज, वैरायटी इन नंबर एंड रिचनेस ऑफ द स्पीशीज। रिचनेस का मतलब कितनी ज्यादा स्पीशीज है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो उस हिसाब से स्पीशीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स की ज्यादा है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, उसको क्या कहते हैं? स्पीशीज इवननेस। स्पीशीज इवननेस कि नंबर पर्टिकुलर स्पीशीज के मेंबर्स का कितना है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए, स्पीशीज रिचनेस को मैं एक एग्जांपल से और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक सेकंड आप रुकिए, हम इसका कलर चेंज करते हैं। यस, मान लीजिए ये एक एरिया है। ठीक है, यहाँ पे
स्पैरोज मिलती हैं, ठीक है। दूसरा एरिया है, यहाँ पे स्पैरो भी मिलती है, यहाँ पे दूसरी बर्ड वैरायटी भी मिलती है। और तीसरा क्या है, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट स्पीशीज भी हैं। तो रिलेटेड स्पीशीज जहाँ पे हैं, यहाँ पे सारे के सारे बर्ड स्पीशीज है, स्पैरो स्पीशीज है, तो यहाँ पे लेस डाइवर्सिटी मिलेगी। यहाँ पे स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई और इस थर्ड सैंपल में स्पीच जो डाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम होगी, अनरिलेटेड स्पीशीज है। समझ में आ गई बात? इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये एक ब्रॉडर एरिया में हो गया, इसको कम्युनिटी या इकोसिस्टम डाइवर्सिटी भी कहा जाता है बच्चों। ये डिफरेंट इकोसिस्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट। डेजर्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स हैं, एक्वेटिक सिस्टम्स हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अब ये भी 3 टाइप की होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। तो वैरायटी ऑफ फॉर्म इन इकोसिस्टम, वैरायटी इन फॉर्म इन अ इकोसिस्टम ड्यू टू किस वजह से होगी? है डाइवर्सिटी ऑफ निश, ट्रॉपिक लेवल्स एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। उसकी वजह से भी तो हैबिटेट वेरी करते हैं, जहां पे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे वहां पे रिचनेस ज्यादा होगी, ठीक है ना। लेकिन जो डाइवर्सिटी है बच्चों, आपको एक बात समझने की जरूरत है, डाइवर्सिटी को हम एक दिन में अचीव नहीं कर सकते। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू क्रिएट बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गई बात? अब एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ नॉर्वे एक छोटा सा देश है, जहाँ पे मेनली एल्पाइंस है, यहाँ पे कह सकते हो माउंटेन रीजन है। सो क्लियरली इसकी जो डाइवर्सिटी है वो इंडिया के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो डाइवर्सिटी है किसी भी एरिया की, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, बिकॉज evolution is a slow process, gradual process but slow process. So after millions of years of evolution we have achieved this level of diversity. लेकिन हमारी एक्टिविटीज की वजह से स्पीशीज जो है रैपिड रेट पे लॉस्ट होती जा रही है, एंड वी आर ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इसके लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, IUCN, IUCN ने कहा कि कैटेगराइज करो कि कौन से एनिमल्स की क्या कंडीशन है, किस हालात में ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बना दी एनिमल्स की, ऑर्गेनिजम्स की, लाइक एक्सटिंक्ट जो अब नहीं मिलते, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, आई थिंक ये कलर ज्यादा बेटर है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद थर्ड वैरायटी इज एंडेंजर्ड, खतरे में है लेकिन अभी तक बची हुई है। वल्नरेबल, डिप्लीटेड है नंबर, लो रिस्क एंड नॉट इवेल्युएटेड, जिनकी कह सकते हैं ना कि कैलकुलेशन नहीं किया गया, नॉट इवेल्युएटेड। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू IUCN। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? We still have no idea how many species have been discovered or yet to be discovered. नंबर ऑफ स्पीशीज का अभी तक भी नहीं पता चला, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्यों, क्या रीजन है उसका, राइट। अब देखो क्यों है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अनडिस्कवर्ड स्पीशीज आर फाउंड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन। ये टेम्परेट रीजन है, ये ट्रॉपिकल रीजन है, तो टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ये नॉर्मली मिलती है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब जो डाइवर्सिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे पूरे वर्ल्ड में एरियाज को डिवाइड किया गया है। तो एरियाज हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी, एरियाज हैविंग रिच बायोडाइवर्सिटी आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। उनको क्या कहते हैं हम? हॉटस्पॉट्स कहते हैं, क्योंकि वहां पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स मिलते हैं, पूरी दुनिया में 12 है, और
बायोडाइवर्सिटी और स्पोर्ट्स के कंट्रीज, और इंडिया उनमें से एक। और इंडिया में तीन तीन बायोडाइवर्सिटी और स्पोर्ट्स मिलते हैं। इंडिया इज हैबिटेट ऑफ नियरली 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है जी। लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि बहुत सारी स्पीशीज डिस्कवर ही नहीं हो पाई। ये याद रहेगा बच्चों, आप सबको याद रहेगा। कुछ डाटा मैं आपको दे देता हूं। नेशनल पार्क्स कितने हैं इंडिया में? नेशनल पार्क्स कितने हैं? एनी आइडिया? आप में से किसी को कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। नेशनल पार्क्स 100 नेशनल पार्क्स आर देयर। 1988 में 66 थे। ठीक है। सेंचुरीज कितनी है? इनके बारे में और आगे बात करेंगे जब हम कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो 551 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर फाउंड। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं इंडिया में? ये मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। दे आर डेवलप्ड अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। इंडिया में 18 है। वर्ल्ड वाइड मोर देन 408 समथिंग बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रेजेंट। ठीक है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर जनरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी? कि किसी एरिया में तो बहुत ज्यादा है, किसी एरिया में बहुत कम है। तो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे पहला जो फैक्टर आता है लैटिट्यूडनल एंड एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स। ठीक है जी। कि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं किसी भी एरिया की स्पीशीज को। एरिड, सेमी एरिड एरिया, एक्वेटिक हैबिटेट। इनके अलावा जो लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट्स हैं उनको मास्टर ग्रेडियंट कहा जाता है, मेन फैक्टर कहा जाता है। अगर हम बात करें अर्थ की तो ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं। तो इक्वेटर पे रिच डाइवर्सिटी होती है एज कंपेयर टू ऑन पोल्स। ठीक है जी। क्योंकि पोल्स पे थ्रू आउट द ईयर हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। अब कोलंबिया जो है विच इज नियर टू इक्वेटर हैज 1400 बर्ड स्पीशीज। ठीक है। न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ में है हैज 105 स्पीशीज। तो देखिए आप नंबर ऑफ स्पीशीज डिक्रीज हो जाता है। तो कोलंबिया में मैंने बताया 1400 बर्ड स्पीशीज है, न्यूयॉर्क में 105 है, ग्रीनलैंड में ये नंबर और कम हो गया। लेकिन इंडिया जो कि इक्वेटर के पास है, फिर से उसमें जो नंबर है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों। अमेजन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑन अर्थ विच इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लेनेट। इनको क्या कहा जाता है? लंग्स ऑफ द प्लेनेट, लंग्स ऑफ द अर्थ ऑल्सो हैव रिच डाइवर्सिटी। तो बहुत सारी हाइपोथेसिस दी गई है, बहुत सारे रीजंस बताए गए हैं कि बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों होती है इक्वेटर पे, वाई। तो सबसे पहला रीजन जो दिया गया कि यहाँ पे जो फेवरेबल कंडीशंस हैं वो हेल्प करती हैं। ठीक है। नो डिस्टर्बेंस एंड वी नो स्पेसिएशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। टेम्परेट एरिया में बहुत सारे ग्लेशिएशन हुए पास्ट में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो स्पीशीज हैं वो फ्लरिश हुई और किल भी हो गई। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं हुए। फेवरेबल कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस है ट्रॉपिकल रीजन्स में, सॉरी इक्वेटर के एरिया में। मोर सोलर रेडिएशंस आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। ठीक है। एंड हायर रिसोर्सेस अवेलेबल। इन फैक्टर्स की वजह से ज्यादा डाइवर्सिटी मिलती है इक्वेटर पे एज कंपेयर टू ऑन पोल्स। तो यहां देखिए इंडिया में
कितनी सारी वेराइटीज स्पीशीज की यहाँ पे देखने को मिलती है। अब अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है इकोसिस्टम में तो उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, उससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोसिस्टम बैलेंस रहेगा, विच इज नोन एज इकोसिस्टम हेल्थ, वो मेंटेन रहेगी, राइट। और बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ रीजंस, ये दोनों रीजंस ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। अनडिस्टर्ब फॉर लॉन्ग टाइम, तो अमाउंट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन वाज देयर, नॉन फ्लक्चुएटिंग वेदर, तो मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन आता है। तो दूसरा फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इट वाज गिवन बाय, बताओ फटाफट, ए जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम सिर्फ क्या लिख लेते हैं, हम्बोल्ट। इन्होंने ये कंसेप्ट दिया सबसे पहले, ठीक है जी। वो स्टडी कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीकन जंगल्स में वो स्टडी कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि एक रीजन में स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज हो गई विद इंक्रीज इन एरिया, बट अप टू ए लिमिट। तो ये उस रिलेशनशिप को उन्होंने एक ग्राफ के हेल्प से दिखाया कि एरिया और स्पीशीज रिचनेस का जब उन्होंने ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या बताया कि स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस, स्पीशीज रिचनेस इंक्रीजेस with increase in area, with increase in area up to a speed, up to a limit, up to a limit, ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप उन्होंने फाउंड किया वो एक कैसा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर वैरायटी ऑफ स्पीशीज, चाहे वो बर्ड स्पीशीज हैं, चाहे वो फ्रेश वाटर फिशेज थी या फ्लावरिंग प्लांट थे। तो लॉगरिथम स्केल पे जो एक्सप्रेशन थी वो ये आई, log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a। यहाँ पे s क्या है, यहाँ पे s क्या है, स्पीशीज रिचनेस है, a एरिया है, c क्या है, y इंटरसेप्ट है, और z है स्लोप ऑफ लाइन। ये आपको याद रखना है बच्चों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है z जो है, z की वैल्यू वेरी करती है, ठीक है। तो क्या कंक्लूड किया हम्बोल्ट ने कि रिलेशनशिप बिटवीन स्पीशीज रिचनेस एंड एरिया वेयर दे लिव इज अ स्ट्रेट लाइन ऑन लॉग स्केल। लॉग स्केल पे ये एक स्ट्रेट लाइन शो करता है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। तो जो जेड वैल्यू है वो वेरी करती है, इट लाइज बिटवीन 0.1 टू 0.2 रिगार्डलेस ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप और रीजन। बट जब स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को एक बहुत लार्ज एरिया में, जैसे पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को अगर हम कंसिडर करें, होल कॉन्टिनेंट इज कंसिडर्ड एट ए टाइम, ठीक है। तो जेड की वैल्यू है या जो स्लोप है लाइन का, उसकी वैल्यू हो जाती है 0.6 टू 1.2 के बीच में, 0.6 से 1.2 के बीच में। क्लियर है बच्चों। तो ये दोनों बातें यहाँ पे मैंने लिखी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तो क्या स्पीशीज रिचनेस अफेक्ट करती है फंक्शनलिटी ऑफ इकोसिस्टम को, यस और नो, करती है कि नहीं करती, बताओ। देखिए जो स्पीशीज होती है ना, रेसिलिएंट होती है। रेसिलिएंट का मतलब पता है आपको, आप में से किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिलिएंट? इंग्लिश वर्ड है बच्चों, वर्ड टू वर्ड पे आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेसिलिएंट? लचीला होता है। लचीला का मतलब कि जो ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस होंगे, जो बहुत सारे मैन मेड फैक्टर्स होंगे, नेचुरल कैलेमिटीज होंगी, दूसरी स्पीशीज की एंट्री होगी, वो उनको बहुत ज्यादा लेवल पे उनको अफेक्ट करती है, ठीक है। तो रेसिलिएंट का मतलब आप समझ सकते हो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो इसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया, डेविड टिलमैन ने इसको एक्सप्लेन किया कि उन्होंने ये बताया, क्योंकि उससे पहले ये नहीं पता था कि स्पीशीज रिचनेस कम्युनिटी से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। तो डेविड टिलमैन ने सबसे पहले एक आइडिया दिया, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया कि डाइवर्सिटी और प्रोडक्टिविटी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होता है। डाइवर्सिटी
और प्रोडक्टिविटी। सीधी सी बात है, जब डायवर्सिटी ज्यादा होगी तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। क्लियर है बच्चों? लेकिन अब ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, बायोमास में एनुअल वेरिएशन को जब स्पीशीज नंबर के साथ प्लॉट किया गया तो टिलमैन को क्या दिखा कि मोर स्पीशीज शोज लेस एनुअल वेरिएशन इन बायोमास, मोर स्पीशीज शोज लेस एनुअल वेरिएशन इन बायोमास। इसका मतलब क्या हुआ, we don't know exactly how we know that species richness is vital for functioning of the ecosystem, कि अगर लॉस होता है स्पीशीज का इकोसिस्टम से तो क्या उसकी फंक्शनलिटी या ह्यूमन बींग्स का सर्वाइवल अफेक्ट होता है? बताओ, होता है कि नहीं होता? क्योंकि हमें इतना तो पता है कि नो स्पीशीज कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन, नो स्पीशीज कैन सर्वाइव इन आइसोलेशन। अकेले कोई रह सकता है? इकोसिस्टम है ही क्या, इकोसिस्टम इंटर रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड विद देयर एबायोटिक कंपोनेंट्स। यही तो हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में, यस और नो? तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेसिस दी गई पॉल एलरिच के द्वारा, पॉल, जिसको रिवेट पोपर हाइपोथेसिस कहा, ठीक है? अब रिवेट का मतलब तो छोटे छोटे आप स्क्रू समझ सकते हो, ठीक है? और एयरप्लेन को एक इकोसिस्टम माना गया, तो इकोसिस्टम यहाँ पे रिवेट स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रही है। इकोसिस्टम इज मेंटेन्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो कि एक प्रॉपर वे में, कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करती हैं, देन इकोसिस्टम रिमेन स्टेबल। लेकिन अगर एवरी पैसेंजर स्टार्ट टू टेक आउट वन रिवेट तो क्या होगा, ग्रेजुअली जो स्टेबिलिटी है प्लेन की वो लॉस्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे रिवेट क्या है, स्पीशीज है। तो अगर एक एक स्पीशीज को हम डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे तो जो हमारा प्लेन है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो लॉस्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है? तो रिमूवल ऑफ रिवेट्स मतलब रिमूवल ऑफ स्पीशीज अफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ प्लेन, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। और उसमें से भी कुछ रिवेट्स बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे, कुछ स्पीशीज बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगी, जैसे विंग को हटा दें, मतलब इकोसिस्टम में ऐसी स्पीशीज जो मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसका तो ड्रास्टिक इम्पैक्ट होगा, सीरियस इम्पैक्ट होगा, इमीडिएट इम्पैक्ट होगा, है ना? तो इसको कहते हैं रिवेट पोपर हाइपोथेसिस। अब इसी वजह से बहुत सारी स्पीशीज का लॉस हुआ है। जो ये एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख रहा है पैसिफिक आइलैंड्स का। पैसिफिक आइलैंड पे पहले बड़ा रिच डाइवर्सिटी होती थी, लेकिन जैसे ही वहां पे कोलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, कोलोनाइजेशन की वजह से उस आइलैंड की जो डाइवर्सिटी थी, जो बायोडाइवर्सिटी थी, वो बहुत सीवियरली अफेक्टेड हुई, सीवियरली अफेक्टेड हुई, बहुत सारी स्पीशीज का लॉस हो गया। इसी तरह से ये जो केस आपको दिख रहा है, मोर देन 2000 बर्ड स्पीशीज, आप सोचो मोर देन 2000 बर्ड स्पीशीज गोट एक्सटिंक्ट, नंबर कम नहीं हुआ, एक्सटिंक्ट हो गई, ठीक है? तो इसीलिए आईयूसीएन को रेड डाटा बुक पब्लिश करनी पड़ी, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि प्रेजेंटली ये सिचुएशन है डिफरेंट ग्रुप्स की। 87 प्लांट स्पीशीज, 359 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज, 338 वर्टिब्रेट स्पीशीज आर इन डेंजर लिस्ट। और वो क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि पास्ट में हमारी अर्थ में 5 मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। डायनासोर का एक्सटिंक्शन आपने सुना होगा, जुरासिक पार्क मूवी बहुत सारे बच्चों ने देखी है। एंड सिक्स जो मास एक्सटिंक्शन है वो 1000 टाइम फास्टर है प्रीवियस वन से। और नेक्स्ट 100 ईयर में अगर हम इसी स्पीड से चलते रहे तो नेक्स्ट 100 ईयर में 50% से ज्यादा जो प्रेजेंट स्पीशीज है, टोटल स्पीशीज है, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, सी 15,500 स्पीशीज आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसमें से अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये 4 गुनाहगार हैं, 4 हैं। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन,
ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन। ये एविल क्वार्टेट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप स्किप नहीं कर सकते। एक एक करके इनकी भी बात करते हैं। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस, उसके बाद ओवर एक्सप्लॉइटेशन। तो हैबिटेट लॉस में क्या होता है? हैबिटेट लॉस, अमेजन रेन फॉरेस्ट जिसको हम लंग ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, हमने ग्रेजिंग के लिए, फार्मिंग के लिए उसको एक्सप्लॉइट कर दिया है। तो हैबिटेट लॉस कब होगा? ओवर पॉपुलेशन, जब एक एरिया में पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हर साल लैंड की जरूरत होती है। तो वो लैंड कैसे आएगी? बाय कटिंग लैंड्स, जिसको हम क्या कहते हैं? डिफोरेस्ट्रेशन। हमने वेटलैंड्स को खराब कर दिया, ग्रास लैंड को हमने खराब कर दिया, फॉरेस्ट बर्न कर दिए, एरिया को क्लीन कर दिया वेजिटेशन से। तो लॉस ऑफ हैबिटेट कॉजेज लार्ज स्केल लॉस ऑफ स्पीशीज। एक टाइम पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑक्यूपाइड 14% ऑफ द अर्थ सरफेस। आज कंडीशन क्या है? टुडे दे ऑक्यूपाई ओनली 6% ऑफ अर्थ सरफेस। 8% को हमने उड़ा दिया, ठीक है ना। तो 90% वेटलैंड जो है न्यूजीलैंड का, उसको यूरोपियन सेटलर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और हर कंट्री में यही कंडीशन है। तो हैबिटेट लॉस इज द मेजर कॉज। उसके बाद है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, एक्सेसिव यूज ऑफ स्पीशीज, क्योंकि यहाँ पे तो हम बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, चाहे वो प्लांट स्पीशीज है चाहे एनिमल स्पीशीज है। एक्सेसिव यूज जब होगा तो क्या हो जाएगी? पहले तो वो वल्नरेबल होगी, एंड देन इट रीचेस टू दिस स्टेट एक्सटिंक्ट। मैंने 6 टाइप्स बताए थे ना, एक्सटिंक्शन के स्टेज पे आ जाएगी। और हमने किस किस के साथ ये कर दिया ऑलरेडी? डोडो, पैसेंजर पिजन, स्टेलर काऊ, स्टेलर सी काऊ, टाइगर सी काऊ, टाइगर स्पीशीज, सब स्पीशीज लास्ट 500 ईयर्स में हुआ है ये सारा, ठीक है। तीसरा रीजन है एलियन स्पीशीज इन्वेशन, कि जब किसी एरिया में एक नई स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज, जो वहां की नहीं है, नॉन नेटिव स्पीशीज, उसको हम क्या कहते हैं? एलियन स्पीशीज, दूसरी जगह से आए हुए, जब इंट्रोड्यूस की जाती है इन एन एरिया, इट किल्स एक्सोटिक स्पीशीज। नहीं, एक्सोटिक तो बाहर से होता है, नेटिव स्पीशीज, नेटिव स्पीशीज। बहुत सारे एग्जांपल है हमारे देश में। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने सबने सुना होगा, इकोर वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं इसको, इट इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया टू रिड्यूस पोल्यूशन। इंडिया में पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब ये इतना क्लॉग कर दिया इसने वाटर बॉडीज को, इंक्लूडिंग वेटलैंड्स, कि बहुत सारे स्पीशीज पे एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स की डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी तरह नाइल पर्च, जो बड़ी सी फिश दिख रही है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया नाइल रिवर सिस्टम में, और ये इतनी इन्वेसिव हो गई कि इसने जो वहाँ की इंडिजिनस स्पीशीज थी, जो नेटिव स्पीशीज थी, सिचिल्ड फिश, जो स्मॉल फिशेज होती हैं, उनको वहां से खत्म कर दिया। ये प्रीडेटर फिश है, पाइल नाइल पर्च इज ए प्रीडेटर फिश। तो जो साउथ अफ्रीका की विक्टोरिया लेक है, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बच्चों। चौथा फैक्टर है को एक्सटिंक्शन। जैसे को इवोल्यूशन होता है, वैसे ही को एक्सटिंक्शन होगा। ये ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म के केस में होता है। ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म आपको पता है कि दोनों एक दूसरे से बेनिफिट उठाते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, ठीक है। तो सम ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म एग्जिस्ट इन नेचर। तो एक्सटिंक्शन ऑफ वन will remove other, extinction of second, ठीक है।
अब मान लीजिए एक होस्ट फिश है, ठीक है? अब इस होस्ट फिश में बहुत सारे पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। तो अगर ये होस्ट फिश एक्सटिंक्ट हो गई तो, और वो ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं, तो सारे के सारे पैरासाइट्स भी तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे उसके साथ साथ, ठीक है? तो ये क्या कहलाता है? एविल क्वार्टेट। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं, पोल्यूशन है, डिग्रेडेशन है, डिस्टर्बेंसेस है, बट वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसी में आ जाते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो टाइप ऑफ एक्सटिंक्शन, एक होता है नेचुरल एक्सटिंक्शन, जो स्लो प्रोसेस है कि जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज है उनमें अडेप्टेशंस आके बढ़िया जो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दूसरा है मास एक्सटिंक्शन, अभी तक मैंने बताया 5 हो चुके हैं, 6 वन इज गोइंग ऑन, ठीक है? और 6 वन इज एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, जब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक्सटिंक्शन होता है तो उसको एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है बच्चों। याद रहेंगी ये चीजें। अब व्हाई वी नीड टू कंजर्व बायोडायवर्सिटी? बहुत सारे रीजंस हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, और एथिकल इश्यूज। तो एक एक करके बात करते हैं। नैरो यूटिलाइजेशन, कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों के लिए नेचर पे डिपेंडेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम फूड, उसके बाद फायरवुड, उसके बाद फाइबर्स, ड्रग्स, यू नेम एनीथिंग, एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर इट, ठीक है ना? नियरली 25,000 प्लांट स्पीशीज, कितनी? 25,000 प्लांट स्पीशीज आर यूज्ड बाय नेटिव पीपल्स, ठीक है? इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, देख लीजिए कितनी ज्यादा डिपेंडेंस है। बहुत सारे और हैं इसके अलावा भी। तो अब एक वर्ड आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? आपने सुना ये वर्ड? अगर नहीं सुना है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। अब ऐसे नेशन जिनमें रिच डाइवर्सिटी है, दे आर नेचुरली एक्सपेक्टिंग टू गेट एनॉर्मस बेनिफिट्स। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग यही होती है बच्चों, कि एक्सप्लोरिंग मोलिकुलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। तो जो कंट्री, जिस कंट्री के पास रिच डाइवर्सिटी है, ऑब्वियस सी बात है उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, तो उसको बेनिफिट्स भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना बच्चों? उसके बाद आते हैं ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। देखो एक चीज तो आपको माननी पड़ेगी, क्या? कि जो बायोडाइवर्सिटी है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी इज फंडामेंटल टू, फंडामेंटल टू, फंडामेंटल टू बताओ, फंडामेंटल टू इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ नेचर, इकोसिस्टम सर्विसेज ऑफ नेचर, है ना? उसी पे डिपेंड करती है। अब हम जो बेनिफिट ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की बात हो रही है, इनको हम लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन हमें मिल रही है, ठीक है? उसके अलावा न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग हो रही है उसकी वजह से। उसके अलावा इको टूरिज्म, नया कंसेप्ट है, कुछ पिछले कुछ सालों से डेवलप हुआ है। उसके अलावा क्लाइमेट रेगुलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब जो बेनिफिट्स हमें नेचर से मिल रहे हैं, दे आर काउंटलेस, वी कैन नॉट कंपेयर। जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, जो 20% से ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, क्या हम उसको उसका पैसा दे सकते हैं? बीज बैट्स जो पोलिनेटर का की तरह करते हैं, हम एक एक अगर एंजियोस्पर्म को मैनुअली अगर पोलिनेट करवाने लगे तो टाइम एंड मनी यू कैन नॉट इमेजिन। तो एक कोई प्राइस टैग नहीं रख सकते हम कुछ चीजों के लिए। जो पीस ऑफ माइंड, जो रिलैक्सेशन हमें नेचर से मिलता है, जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ब्रॉड टर्म में इनकी यूटिलिटीज बढ़ जाती है। तीसरा आता है एथिकल बेनिफिट्स, एथिकल कॉज रीजन। अब हम ह्यूमन बीइंग्स, हम शेयर कर रहे हैं बायोस्फीयर को,
हम किसके साथ बायोस्फीयर को शेयर कर रहे हैं? विथ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज, माइक्रोब्स, उनके सबके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये इवोल्व करेंगी तो ह्यूमन इवोल्व करेगा और वाइस वर्सा। क्लियर? तो every living species is unique. Every living species is unique. It has its own intrinsic value. तो अगर हम एक स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज है, तो हम उसकी जो वैल्यू है उसको खत्म करें। हो सकता है डायरेक्ट इकोनॉमिक वैल्यू ना हो उसकी, बट मोरल और एथिकल ड्यूटी बन जाती है हमारी नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। इंस्टेड वी टेक केयर ऑफ देम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम अपनी जो बायोलॉजिकल लिगेसी है उसको फ्यूचर जनरेशन तक पास कर सकें। ठीक है बच्चों, तो कैसे कंजर्व कर सकते हैं? दो मेथड होते हैं, इन सिटू एंड एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब ऑन साइट, जहां है वहीं पे। एक्स सिटू का मतलब ऑफ साइट। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। इन सिटू में आ जाएगा आपका हॉटस्पॉट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज में भी आपके नेशनल पार्क, सेंचुरीज, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, बायोस्फीयर रिजर्व्स। बताओ फटाफट कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, बताओ इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं? 18। सेंचुरीज कितनी बताई थी मैंने? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है? 551। नेशनल पार्क्स कितने हैं इंडिया में? नियरली 100। ये वो एरियाज हैं जहां पे जो प्लांट या एनिमल स्पीशीज हैं उनको स्पेशल बायोजियोग्राफिकल एरियाज में प्रोटेक्ट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, मैनेज किया जाता है थ्रू लीगल और अदर इफेक्टिव मेजर्स। ठीक है, हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? ये वो एरियाज हैं जहां पे स्पीशीज रिचनेस हाई है, स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है। ठीक है, तो 34 हॉटस्पॉट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, जिसमें से 34 टोटल वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में 3 है। हॉटस्पॉट्स, इनको हम बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स कहते हैं। तो हॉटस्पॉट्स कवर लेस देन 2% ऑफ टोटल एरिया, बट कंटेन 44% ऑफ स्पीशीज। आप देख लीजिए, अब 2% से कम का एरिया है लेकिन स्पीशीज रिचनेस 44% है। अगर हॉटस्पॉट्स को हम प्रॉपरली कंजर्व कर लें, इफ प्रॉपरली कंजर्व, we can reduce extinction rate to we can reduce extinction rate to about 30%। इतना एक्सटेंशन का रेट कम हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 हॉटस्पॉट्स हैं, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, और इसी में श्रीलंका भी आ जाता है, और इंडो बर्मा रीजन। ठीक है जी, ये 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। ये नंबर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, आप अपडेट कर लेना, एक बार आप गूगल कर लेना, मैंने ऑलरेडी बता दिया क्योंकि ये ऐड होते रहते हैं। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था इंडिया का, चलो बताओ। फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व उसमें से 4 को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। नंदा देवी, सुंदरवंस जहाँ पे मैंग्रोव्स हैं, नीलगिरी एंड गल्फ ऑफ मन्नार, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर कर दी। उनको नेशनल पार्क भी डिक्लेयर किया गया है, ये बायोस्फीयर रिजर्व में भी आते हैं, एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंडर इनको डेवलप किया गया। ठीक है बच्चों, अब सैक्रेड ग्रोव्स, ये क्या होते हैं? सैक्रेड ग्रोव्स बताओ। हम बात कर रहे हैं पहले इन सिटू कंजर्वेशन की। तो सैक्रेड फॉरेस्ट या सैक्रेड लेक्स वो एरियाज हैं जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप के आसपास हैं, which are held in high esteem by tribal communities। तो ट्राइबल कम्युनिटीज वहां पे डिस्टरबेंस को सहन नहीं करती। दे डू नॉट अलाउ पोचिंग, दे डू नॉट अलाउ कटिंग ऑफ ट्रीज। तो कुछ स्पेसिफिक एरिया जो इंडिया में हैं, जैसे
खासी एंड जयंतिया हिल्स मेघालय में, अरावली हिल्स राजस्थान में, जहाँ पे बिश्नोई कम्युनिटी उनको बच्चों की तरह मानती है। वेस्टर्न घाट्स रीजन है, बस्तर रीजन है मध्य प्रदेश का, चंदा रीजन है, सरगोजा रीजन है। तो ये ऐसे एरियाज हैं जो वर्शिप के प्लेसेस के आसपास हैं, या लोग उसको प्लेस ऑफ वर्शिप ही मानते हैं। ठीक है, इसी तरह एक होते हैं रामसर साइट्स। बहुत सारे बच्चों ने रामसर साइट नहीं पढ़ी होंगी। रामसर साइट इनको क्यों कहा जाता है कि जो वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स को रामसर साइट कहते हैं। पहली बात, वेटलैंड्स आर कोल्ड रामसर साइट्स, क्योंकि जो फर्स्ट इंटरनेशनल कन्वेंशन था वो रामसर ईरान में, फर्स्ट कन्वेंशन वाज हेल्ड इन रामसर इन ईरान, इसलिए इन वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स कहा जाता है। 1971 में हुआ था। ठीक है ना बच्चों, तो ये तो जहां पे है वहीं पे कंजर्व कर दिया। अब XC2 में क्या होगा, स्पेशल एरियाज में उनको कंजर्व किया जाएगा। ऑफ साइट कलेक्शन, लाइव कलेक्शन कर सकते हैं इसमें हम। इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें हम कर सकते हैं नंबर 1, जस्ट सेकंड, कलर चेंज करना पड़ेगा, ऑफ साइट कलेक्शन। ठीक है जी, लाइव कलेक्शन है वाइल्ड या डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज का बोटनिकल गार्डन्स में, जोलॉजिकल पार्क्स में, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में। ठीक है, तो करंटली 1500 से ज्यादा बोटनिकल गार्डन्स हैं, जोलॉजिकल पार्क जिनको कॉमनली जू भी कह देते हैं। ठीक है, इसी तरह दूसरा है जीन बैंक, इसी में आ जाता है आपका सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन, कि लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे उनको प्रिजर्व करना, लिक्विड नाइट्रोजन में -190 डिग्री सेल्सियस पे प्रिजर्व करना, उसको क्या कहते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये टिश्यू कल्चर में मेनली यूज किया जाता है। अब सीड बैंक, जीन बैंक क्या होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट जहाँ पे जो वाइबल सीड्स हैं उनका स्टॉक मेंटेन किया जाता है, या तो फ्रोजन जर्म प्लाज्म के थ्रू या टिश्यू कल्चर के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, अब इंटरनेशनल एफर्ट्स भी किए गए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो पहली अर्थ समिट कंडक्ट की गई रियो डी जेनेरो में 1992 में। फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरो, जहां पे 152 कंट्रीज 152 कंट्रीज ने एक व्हाट यू से मेमोरेंडम या एक ट्रीटी साइन की, और इंडिया भी इसका पार्ट बना 1994 में। उसके बाद एजेंडा 21 आया। एजेंडा 21 अर्थ समिट का ही एक प्रोडक्ट था। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट था फॉर एनकरेजिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डाइवर्सिटी, जहां पे सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल मेजर्स किए जाए। सेकेंड वर्ल्ड समिट वाज कंडक्टेड एट जोहान्सबर्ग इन 2002, जहां पे 190 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, बहुत सारी एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग योर चैप्टर। होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तीनों चैप्टर हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है ना, सारे के सारे चैप्टर्स, सारे के सारे लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज आपके डिस्कस होने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों, तो हम आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आपको चीजें पसंद आ गई तो लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिधि RRG के कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपने चैनल को आज ही देखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। एंड कीप स्टडिंग बच्चों।